नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी इन दिनों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के भाषण के लिए विदेश गए हुए हैं और जैसा कि उम्मीद थी कि वो जब भी विदेश की धरती पर जाते हैं भारत विरोधी अभियान चलाते हैं, भारत को बदनाम करने के लिए एक एजेंडे के तहत किन्हीं देश विरोधी ताकतों के हाथ की कठपुतली बनकर वो उस तरह की बातें बोलते हैं जिससे देश का नुकसान होता हो। इस पर मैंने पहले भी आपको बता दूं कि यह खुलासा करते हुए कहा था कि राहुल गांधी वहां जाकर क्या बोल सकता है इस बार, तो उसमें पहले से उम्मीद थी कि वो हिंडनबर्ग पर बोल सकते हैं, बीबीसी रिपोर्ट पर बोल सकते हैं। वो कहेंगे कि साहब भारत के अंदर लोकतंत्र नहीं है और न्यायपालिका को कुचला जा रहा है, और इसी तरह की बयानबाजी उन्होंने वहां की है। तो सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी आखिर ऐसा करते क्यों हैं। तो आप याद करिए, जब आपको याद आएगा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो वहां चुनाव था, डोनाल्ड ट्रंप को हटाने के लिए वहां एक इस तरह का नैरेटिव चलाया गया कि डोनाल्ड ट्रंप के संबंध रूस की इसी तरह गुप्तचर एजेंसी से है और उन्होंने कोई इस तरह की मदद ली थी। जैसे ही ये खबरों को मैनिपुलेट करके लोगों को प्रसारित किया गया, इसका असर वहां की जनता पे हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि रूस और अमेरिका दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। और वहां अगर यह सिद्ध हो जाए कि किसी ने रूस की मदद ली है या रूस को मदद की है, तो फिर यह समझ लीजिए कि कम से कम वो राजनीति में तो नहीं रह सकता। और यही नैरेटिव राहुल गांधी अब मोदी के विरुद्ध चलाना चाहते हैं और वो ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि मोदी जी जो हैं वो तो लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, न्यायपालिका को कुचला जा रहा है। और इसी नैरेटिव में आपको बता दूं कि जो पूरे देश की आवाज है कि कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम से कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है पूरे देश को कि जज का बेटा ही जज बन रहा है, जिसके कारण बहुत सारे फैसले ये दिखाई देते हैं साफ साफ कि वो किन्हीं नैरेटिव के चलते वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। निष्पक्ष जो एक न्यायपालिका का रूप होना चाहिए वैसा देश की जनता महसूस नहीं कर रही है। ये है कि नहीं, ये अलग बात है। लेकिन यदि देश के बहुसंख्यक समाज को यह लग रहा है, देश की ज्यादातर जनता को यह महसूस हो रहा है कि जो हमारी न्याय प्रणाली है, जो न्यायालय हैं, वो किन्हीं मामलों में बहुत जल्दबाजी करते हैं, किन्हीं मामलों में सुनवाई करने में उनको साल, 2 साल, 10 साल लग जाते हैं। उदाहरण बिल्कुल साफ है कि आप राम जन्मभूमि का मामला देख लीजिए तो कब से लटका रहा। कई और मंदिरों के मामले इसी तरह लटके हुए हैं। यूसीसी को लेकर कर लें, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बात कर लें, समान नागरिक संहिता जिसकी बात चल रही है उस पर ये कभी भी बात नहीं करेंगे। और इसलिए जब सरकार आई है, मोदी सरकार आई, तो जनता की आवाज जो है वो उनको इंप्लीमेंट करना ये सरकार का काम भी है। तो जैसे ही प्रयास शुरू होते हैं, ये लॉबी एक बहुत बड़ी है और ये लॉबी एक नैरेटिव चलाना शुरू कर देती है कि मोदी तो यहां न्याय प्रणाली को कुचलना चाहते हैं, उनको अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, इसलिए अपनी नई व्यवस्था लागू कर रहे हैं। हालांकि कॉलेजियम जो सिस्टम है वो कांग्रेस के सरकार में 1993 तक रहा। लेकिन आप देखें कि बार बार एक ही बात को कहकर ये इस तरह की बात राहुल गांधी क्यों करते हैं, क्योंकि अब लग रहा है कि बदलता हुआ भारत है, दुनिया की कई महाशक्तियां, कई बड़े देश भारत के साथ जुड़ रहे हैं, भारत में उद्योग धंधे लगा रहे हैं। तो राहुल गांधी एक नैरेटिव चलाना चाहते हैं कि भाई भारत तो वो देश है कि यहां तो कभी भी तानाशाही हो सकती है, डिक्टेटरशिप हो सकती है पाकिस्तान की तरह, कि भाई यहां आप निवेश मत करो, यहां कंपनियां मत लगाओ, यहां तो लोकतंत्र है ही नहीं, यहां तो न्यायपालिका है ही नहीं, और यहां तो जो उद्योगपति हैं बाहर के उनके साथ मोदी सरकार नहीं है, वो तो अडानी अंबानी के साथ है। और इसीलिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर आंख बंद करके इस देश के राजनीतिक नेता ऐसी बात करते हैं जैसे कि समझ लो वो तो भगवान ने उतारी है रिपोर्ट। चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे वो कोई भी पार्टी विपक्ष की हो, आप देख लीजिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर आए दिन। और आप देखिए ये टूल किट कैसा काम करता है कि राहुल गांधी कैम्ब्रिज में बोल रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह वो दिल्ली में बैठे हुए हैं और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सवाल वही एक, लगता है कहीं कि टूल किट तैयार हुई है और उस पर मीडिया में चर्चा हो, कुछ राजनेता बोलेंगे, फिर वो कोर्ट में जाएगा और कोर्ट का भी आप रंग देखिए
कि कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति बनाई है हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच के लिए, जो सेबी को कहा गया है, उसमें केंद्र सरकार ने जो समिति बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं माना और अपनी तरफ से उसमें जो समिति बनाई है उसमें वो नाम डाल दिए हैं जिन पर पहले से विवाद है। एक वो वकील है जिनके नाम को लेकर जज बनाना था, कोलिजियम ने केंद्र को लिखा, केंद्र ने उसको 3 बार रिजेक्ट किया। अब ये उस कमेटी में नाम है। नंदन नीलकणी वो नाम है जो इंफोसिस के कोर डायरेक्टर हैं और उनके ऊपर आरोप है, और बल्कि वो आरोप नहीं है, वो हकीकत है कि उनकी पत्नी जॉर्ज सोरोस से जुड़ी हुई है, फोर्ड फाउंडेशन की सदस्य है। तो ये भी आम आदमी पार्टी से नंदन नीलकणी जो है चुनाव लड़ चुके हैं बेंगलोर से। अब आप समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या इस कमेटी से उम्मीद कर रहा है। पूरे देश को पहले ही पता है कि ये जो कमेटी में जब इस तरह के लोग होंगे जो किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, किसी व्यक्ति का कोई फेवर करने वाला है, तो क्या ये ऐसी कोई रिपोर्ट दे सकते हैं जो निष्पक्ष होगी? इस पर शंका है, केवल शंका है। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, कोर्ट में है, कोर्ट की बनाई समिति है, और आप जानते ही हैं कि कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर या हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट के ऊपर सवाल उठाना, जज के फैसले पर सवाल उठाना, आपको जेल हो सकती है। तो इसलिए लोग बोल भी नहीं सकते। शंका जरूर उठती है कि भाई ऐसा क्यों किया गया। जो लोग पहले से विवादित हैं, ऐसे भी लोगों को डाला जा सकता था उसमें जो निर्विवाद हो, किसी पार्टी के ना हो, उनके ऊपर कोई आक्षेप ना हो, और वास्तव में वो एक्सपर्ट हो, जो शेयर मार्केट है इसको समझते हो और बिजनेस को समझते हो। तो बिजनेस का कोई व्यक्ति अगर डालना ही है तो आपको ये नंदन नीलकणी ही मिला था क्या? इसके अलावा और कोई नहीं था। बहरहाल उस मुद्दे पर नहीं जाता हूं, लेकिन बात यह है कि जिस तरह से यह नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि यदि अब सुप्रीम कोर्ट पर कोई सवाल केंद्र उठाता है तो ये कहेंगे देखो हमने तो पहले ही कहा था। अब जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि भाई सीजेआई देश के प्रधानमंत्री और विपक्ष का एक लीडर यह तय करेगा, सरकार नहीं बनाएगी इनको अपनी तरफ से। जैसा सीबीआई गठन करती है, जो सीबीआई का डायरेक्टर बनता है, इसी तरह बनेगा। अब आप समझिए इससे भी टकराव की स्थिति पैदा होगी कि आप देख लें, अगर मान लीजिए एक विपक्ष का नेता कहेगा ए को बनाना है और मोदी जी पीएम है, वो कहेंगे बी को बनाना है, और इधर सीजेआई तीसरे बचे जिसके पक्ष में हो जाएंगे वही बनेगा। तो ये जरूरी तो नहीं है कि मोदी जी वाले कैंडिडेट बी को ही कहें सीजेआई कि ठीक है भाई आपका वाला ठीक है, वो विपक्ष के नेता वाले के पक्ष में चले गए तो चुनाव उसी का होगा। तो आप क्या उम्मीद करते हैं? क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं, चुनी हुई सरकार, चुना हुआ प्रधानमंत्री, देश की जनता ने वोट देकर चुना है, देश की आवाज है वो, क्या उनकी सुनवाई होगी? क्या देश की जनता जो चाहती है वो लागू होगा? इस पर उम्मीद बहुत कम है। और जो प्रक्रिया चल रही है, सरकार कौन है? सरकार जनता के द्वारा, जनता के लिए वो चुने गए हैं, लेकिन आज जनता ऐसा महसूस कर रही है देश की कि हमारी तो कोई सुनने वाला है ही नहीं। हम क्या चाहते हैं इसको कोई सुनने वाला नहीं है। बस अपने आप में बैठकर कुछ सरकार, कुछ लोग तय कर लेते हैं कैसा नीतियां बनानी है, कैसे देश को चलाना है। तो राहुल गांधी इसमें उस टूल किट के हिस्से पर काम कर रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। कैम्ब्रिज में जाकर के जो उन्होंने बोला, उन्होंने बोल दिया कि भाई लोग की जासूसी कराई जा रही है, मेरे फोन में भी पेगासस है। पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका कि जो भी फोन उनके पास जमा कराए गए थे, ऐसे फोन को जांच कराया गया और इसमें किसी में भी ऐसा मालवेयर नहीं मिला। 5 फोन 15 में से ऐसे थे जिसके अंदर कोई मालवेयर मिला जासूसी वाला, वो पेगासस नहीं था। स्पष्ट आदेश है। लेकिन इसके बाद भी इन्हें वो रट्टा चलाना है, क्योंकि बार बार एक झूठ को बोलना है ताकि लोगों को वो सच लगने लगे। और विदेश की धरती से बोलना है, क्योंकि विदेश में ही नैरेटिव फैलाना है कि अगर भारत में आप आएंगे, भारत में आप इन्वेस्ट करेंगे तो मोदी जी तो आपकी जासूसी करा देंगे। मोदी जी तो इजराइल से पेगासस खरीदते हैं। तो अब आप इस नैरेटिव को समझ रहे हैं कि इजराइल को लेकर भी बहुत सारे दुनिया के देश ऐसे हैं जो इजराइल से दूरी बनाना रखना चाहते हैं। तो यहां राहुल गांधी पेगासस पर झूठ बोल देते हैं। तो
तो अब सवाल यह उठ रहा है, और मैं तो इस वीडियो के माध्यम से मोदी जी को कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी जैसे ही भारत आए सारी एजेंसियां लगा दीजिए, और राहुल गांधी से आते ही सबसे पहले कहिए कि आपने ये आरोप सरकार पर लगाया है, ये गंभीर आरोप है। अब इसको प्रूव करने के लिए आप अपना फोन एक्सपर्ट को जमा कराइए, सुप्रीम कोर्ट में जमा कराइए, एक एक्सपर्ट की कमेटी बैठे और वो तय करे कि आपके फोन में पेगासस है कि नहीं, और अगर हो तो यह तय करना बहुत जरूरी है कि वो पेगासस के लिए जिम्मेदार मोदी सरकार है या आपके फोन में पहले से था। और अगर मोदी जी हुए तब तो वो गुनाहगार है, तब आप बोल सकते हैं। लेकिन इसके बिना पर आप ये कहें कि आपको किसी पूर्व गुप्तचर अधिकारी ने बताया है तो मुद्दा और गंभीर हो जाता है कि देश का कोई गुप्तचर अधिकारी यदि कोई रिटायर भी है और वो गुप्त सूचनाओं को किसी विपक्ष के नेता को लीक करता है तो ये बहुत खतरनाक है। तो राहुल गांधी को बाकायदा रिमांड पर लेना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि उस अधिकारी का नाम और बताओ जिसने आपको सूचना लीक करी। जो सूचना सरकारी तंत्र को, सरकार को मिलनी चाहिए, वो विपक्ष के नेता को दी जा रही हो तो उस अधिकारी को तत्काल जेल के अंदर डालना चाहिए। तो राहुल गांधी के आने के बाद ये करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा है इसको लेकर के वो जो है बार बार इस तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि अभी तक वो जमानत पर हैं। 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति उन्होंने जो एक अखबार के जरिए नेशनल हेराल्ड के केवल 50 लाख रुपए देकर 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक सोनिया गांधी और राहुल गांधी बने। इस मामले में अभी जांच चल रही है, लेकिन जिस तरह से ये वहां जाकर विदेश में बोलते हैं इसमें भी नैरेटिव सेट करने में इनको काम मिलेगा। मान लीजिए इनकी गिरफ्तारी होने लगी ना तो फिर ये कहेंगे देखो भाई मैंने मोदी सरकार पे आवाज उठाई थी, मैंने अडानी की जांच की बात की थी, मैंने हिंडनबर्ग की बात की थी, तो देखो भाई मुझे उठाकर जेल में डाला जा रहा है। देश के बहुत सारे विपक्षी नेताओं ने ये पक्का पकड़ लिया है। अभी आम आदमी पार्टी का आप देख ही रहे हैं, मनीष सिसोदिया जैसे जेल गया, सत्येंद्र जैन जैसे जेल गए, उसके तुरंत बाद इन्होंने कहा देखो भाई मोदी सरकार हमसे डर गई है और चुनाव में वो डरने की वजह से हमारे नेताओं को पकड़ रही है चुनाव के पहले। तो राहुल गांधी भी सेम बोल रहे हैं, कल को समाजवादी भी यही कहेंगे, कल को ममता बनर्जी भी यही बोलेगी, कल को कम्युनिस्ट लोग भी यही बोलेंगे, कल को बसपा भी यही बोलेगी। तो भाई मोदी जी तो सबसे डर गए और मोदी जी सबके ऊपर झूठा केस कर रहे हैं। तो अगर जजों के फैसले पर कोई सवाल उठा दे सरकार तो फिर तो तय हो गया, इनका नैरेटिव सेट हो गया कि देखो हमने तो पहले ही कहा था। जज जो है वो प्रेशर देकर उन पर फैसला कराया जा रहा, वरना हम तो निर्दोष थे। अभी आप देखेंगे ना जिस तरह से इनके ऊपर केस हो रहा है। भाई मनीष सिसोदिया जी जो दिल्ली के डिप्टी सीएम थे वो जेल में पकड़े गए, तो जब पकड़े गए तो उन्होंने क्या कहा, यह फैसला किसका है, सीबीआई को रिमांड किसने दी, कोर्ट ने दी। तो कोर्ट ने दी है। जब पत्रकार कोई हालात तो सवाल उनसे पूछता नहीं है, लेकिन अगर कोई पूछे कि भाई रिमांड तो कोर्ट ने दी है, तो आप कोर्ट से सत्येंद्र जैन की एप्लीकेशन भी बेल की जो रिजेक्ट हुई वो कोर्ट ने की। वो कहते हैं साहब कोर्ट पे तो कब्जा किया हुआ है मोदी ने, तो आप बताओ कहां जाओगे। आपकी पुलिस कोई जांच करे तो आप कहोगे सीबीआई से कराओ, और जब सीबीआई जांच करती है तो कहते हो सीबीआई को दबाव में लेकर फर्जी केस चलाए जा रहे हैं। मतलब सीबीआई और ईडी को भी अब विपक्ष ने इसीलिए टारगेट किया है। देश की जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग, उस पर विपक्ष ने सवाल उठा दिया, ईवीएम मशीन पर सवाल उठा दिया, न्यायपालिका पर सवाल उठा दिया, फिर वो सवाल उठा दिया ईडी, सीबीआई और अब एनआईए पर भी। इसका मतलब यह है कि इनको जांच के लिए विदेश की एजेंसी कोई बुलाई जाए। भाई राहुल गांधी जी और अरविंद केजरीवाल से मोदी जी बैठकर तय कर लें कि भाई आप विपक्षी नेता हो, भाई आप ही तय करो कि आप लोगों की पार्टी का यदि कोई व्यक्ति पकड़ा जाए तो उसकी किस एजेंसी से जांच कराई जाए। भारत की पुलिस पर आपको भरोसा नहीं है, वो कहते हो दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस दबाव में है। फिर वो केस सीबीआई को गया तो सीबीआई से फर्जी केस कराए जा रहे हैं, वो तो दबाव में है। ईडी पे केस गया तो ईडी दबाव में है। और जब कोर्ट में केस जा रहा है और बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जा रही है तो वो कहते हैं साहब जजों को भी डराया जा रहा है। ये हाल है। तो अब देशवासी तय करेंगे कि ऐसे नेताओं का क्या करना चाहिए और मोदी जी को ये क्या नैरेटिव चलाना चाह रहे हैं, उस नैरेटिव की पोल खोलनी चाहिए और सरकार के पास जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग करना चाहिए।
क्योंकि ये सेट करने वाले लोग बहुत पुराने से हैं, इनका सिस्टम में पूरी पकड़ है। तो यदि सिस्टम में बैठे हुए लोग भी कोई इनकी मदद कर रहे हैं, उनको चिन्हित करना चाहिए और तत्काल ऐसे नेता हो या उनके मददगार, उनको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।